अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। आज के दिन कुछ कंसोलिडेशन प्रोसेस देखा गया है। कल भी हमने देखा था मार्केट में एक रेंज बाउंड सिचुएशन और आज भी मार्केट ने उसे फर्दर कंटिन्यू किया है। लेकिन एक अच्छी बात ये दिखाई देती है कि 46,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट दिखाई देता है और चीज़ें ये भी हम कह सकते हैं कि जब ज़्यादा बाइंग देखी जाती है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट भी बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ डे ट्रेडर की पार्टिसिपेशन भी बढ़ती जा रही है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें मार्केट के तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स यानी कि डे ट्रेडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इट्स अ गुड साइन, हेल्दी साइन एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम ये मिस कर रहे थे और काफ़ी अरसे से ये डे ट्रेडर जो है वो मार्केट में रिलक्टेंट था। अब जबकि कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चीज़ें क्लियर हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो अब हम कह सकते हैं मेस कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से। वो इंडिकेटर्स खासकर हम कह सकते हैं रुपी, जो कि काफ़ी हद तक सबकी नज़रें एक करेंसी वैल्यूएशन पे दिखाई देती हैं। तो रुपी कहाँ स्टैंड कर रहा है और काफ़ी अरसे से जबकि रुपी डिप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था, फाइनली फ्रॉम लास्ट वीक कुछ एक अच्छी चेंज देखी गई है। 189 को टच करने के बाद 181 पे भी आना और फिर दोबारा देयर अबाउट जो है वो ट्रेडिंग देखी गई है। इट मीन्स कि रुपी की वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी को भी और स्टॉक मार्केट को भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे रुपी की वैल्यूएशन और साथ साथ जो ये स्ट्रेट गेन्स दिखाई दे रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। और दूसरी बात ये कि अब जबकि ये एक रिदम मेंटेन हो रहा है कि रुपी जो है वो अपनी अब एप्रिसिएशन को कंटिन्यू रखेगा, तो आने वाले दिनों में हम एक स्टॉप या फिर हम कह सकते हैं कि फर्दर वैल्यूएशन जो है वो कहाँ विटनेस करने वाले हैं आने वाले दिनों में। कहा यह जा रहा है कि 160 को टच करेंगे या 175 को, तो ये कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आज हम पैनलिस्ट से डिस्कस करेंगे और साथ साथ करंट मार्केट नीड्स क्या दिखाई दे रही हैं। मार्केट में सिर्फ हम स्टॉक मार्केट को नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को कवर करेंगे। आज के दिन हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन के हवाले से और साथ साथ इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से। आईएमएफ के पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आईएमएफ की जो मीटिंग है यूएस में वो स्टार्ट हो रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ की दोनों की पाकिस्तान की मीटिंग स्टार्ट हो रही है। रीनिगोशिएशन का प्लान है, अब कहाँ तक ये प्लान कामयाब होता है, कुछ कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे और साथ साथ टेक्निकल बैरियर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान मुंशी साहब, आप एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स हैं के ट्रेड के, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश अहमद, इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं कराची यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। दानिश साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर साहब, ये प्लीज़ बताइए कि चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टर्मोइल का शिकार थी। अगर हम ग्लोबली बात करें तो वहाँ भी एक मैस, लोकली बात करें अगेन chaos। अब जबकि चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, रुपी को देखें तो कुछ एक मुस्तहकम दिखाई देता है, इकोनॉमिक नंबर्स को देखें तो अब कॉन्फिडेंस देखा जाता है, बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो वो भी अब उनका भी माइंड एक क्लियर दिखाई देता है। क्या कहेंगे आने वाले दिनों के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक की है वो ये है कि उसमें इंटरवेंशन नहीं करनी, तो मार्केट को आपको फ्री करना है। और इसका हमने विटनेस भी किया कि जो रिजर्व्स हमारे हैं अच्छी खासी पेमेंट्स हुई हैं, उसके बाद वजूद जो है हमारे रिजर्व बेहतर रहे। तो ये जो इस वक्त जो रुपी का जो पैरिटी है वो बिल्कुल मार्केट कंडीशन में डिमांड और सप्लाई से चल रही है। अच्छा, तो पहली बात तो ये, तो जो हमारा जो पहला एक आता था कि भाई हम इसको मेंटेन करें आर्टिफिशली, तो वो अभी तक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। अब ये जो गवर्नमेंट आई है उसकी क्या पॉलिसी होगी आगे चल के ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कंसिस्टेंसी है उसमें। दूसरा ये कि ये क्यों ऊपर गया था। अब देखें इसमें 2-3 चीज़ें, अभी 9 मंथ्स की जो फिगर्स आई हैं आप ये देखें तो उसमें आपके इंपोर्ट बिल्स काफ़ी बढ़े हैं। जैसे आपका ऑयल की जो है ऑलमोस्ट 15 या 14 बिलियन डॉलर की 9 मंथ्स की आपने इंपोर्ट्स की हैं, जो कि विच इज़ अबाउट वन टाइम डबल हो गई, जो 7 से 15 तक गई। गाड़ियाँ आपने कोई 3.5 बिलियन की आपने इंपोर्ट की हैं, बहुत ज़्यादा सही है। आपके मोबाइल फ़ोन्स 1.5 मिलियन डॉलर के इंपोर्ट हुए हैं। तो अब आप ये देखें जिस तरह से इंपोर्ट के बिल ऊपर गए हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जैसे एक्सपोर्ट भी बढ़ी हैं, लेकिन उस लिहाज से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरह से इंपोर्ट। तो सारी बात है, करंट अकाउंट पे डेफिसिट पड़ा। आपने देखा होगा करंट अकाउंट पे जो है वो इस वक्त जो है उसमें प्रेशर आया है। तो अब उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट के पे सिग्नल्स मार्केट देखती है कि भाई गवर्नमेंट कर क्या रही है इस वक्त।
तो 2-3 सिग्नल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मार्केट ने शायद ये देखा कि क्योंकि आपने फिर पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी, आप देखें ना, आप अगर 15 बिलियन का फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप डबल हो गया ऑलमोस्ट, और अब इस वक्त तो आप उसमें सब्सिडी दे के और किस तरह मैनेज करेंगे, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मार्केट ने शायद एक्शन लिया था, और वो जो है रुपी जो है डिवैल्यू हुआ। और अब ये देखें करंटली, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है, अच्छा, तो पॉलिसी की वैसे तो इनकंसिस्टेंसी रही थी पॉलिसी की, क्योंकि आप आईएमएफ के पास गए थे, उसके बाद आपने वो चीज़ की जो आईएमएफ जिसको नहीं कहता था कि आप सब्सिडी जो है दे रहे हैं वो ना दें आप, तो आपने वो सब्सिडी दी, जिसकी वजह से आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। अब रीनेगोशिएशंस पे जा रहे हैं। सो अब ये जो सिग्नल होगा कि ये आगे क्या होगा आईएमएफ का, ये डिटरमिन करेगा फर्दर जो है कि रुपी जो है वो किस लिहाज से जाता है। तो अभी जो ऊपर आया था वो इसी वजह से मेरे ख्याल से आया, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी हमेशा बिजनेस फ्रेंडली रही है, और जिसकी वजह से जो है उन एक सर्टेनिटी नज़र आती है इन्वेस्टर को कि ये चीज़ें होंगी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर आया। वो अनसर्टेनिटी की कैफियत भी कम हो गई, जो कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। लेकिन ये फर्दर इसके आगे क्या होगा, फर्दर ये आप 160 पे कह रही है, मुझे नहीं लगता 160 तक वापस रिवाइव होगा। हालांकि मैं कहता हूँ उन्होंने इसाक डार साहब ने कहा कि 140 तक जाएंगे, लेकिन ये कि लेकिन ये कि इसकी अगेन डिटर्मिन जो है, मैं कहता हूँ 2-3 चीज़ों पे होगी। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की जिस तरह चल रहा है, और सेकेंडली ज़्यादा वो है वो आईएमएफ प्रोग्राम पे, हम वापस आईएमएफ के प्रोग्राम पे जा रहे हैं। और आईएमएफ प्रोग्राम पे जाने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जो मुश्किल फैसले, जो पॉलिटिकली ज़रा मुश्किल फैसले होते हैं, वो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, जिसके अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना वगैरह है। सो इस पे बेस करता है मेरा ख्याल ये है कि जब तक ये अनसर्टनिटी रहेगी, गवर्नमेंट किस साइड पे जा रही है, रुपये पे प्रेशर रहेगा। रुपये पे प्रेशर रहेगा। फैजान, काफ़ी बार ये देखा जाता है कि ये हमें अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ना कि एक बीमारी के लिए दवाई, कड़वी दवाई पिलाना पड़ती है और फिर ही बीमारी ठीक होती है। तो ये जब आईएमएफ से अगेन एक बातचीत के ज़रिए मामला को सेटल किया जा रहा है, या फिर मज़ीद जो है वो कंडीशन के ऊपर नेगोशिएशन होगी, आप समझते हैं कि अब जबकि प्रोफेसर साहब ने ये पॉइंट आउट किया है कि रुपये तो चले, अगर एप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, तो आने वाले दिनों में क्या हमारे ऊपर ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस के बैगेज, या फिर ये जो फर्दर टैरिफ्स हाइक के बैगेजेस डाले जाएंगे, आप समझते हैं? आई थिंक अभी इस वक्त आईएमएफ पे जाना तो हमारी मजबूरी है, बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं कि हम आईएमएफ पे ना जाएं। और ऑब्वियसली अगर हम आईएमएफ पे जाते हैं तो उसकी कुछ शराइत होती हैं, और वो शराइत जो है वो अभी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेंडली नहीं हो सकती हैं आवाम के लिए, क्योंकि कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, और आई थिंक वो लेना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा करंट गवर्नमेंट के लिए। आई है ऑब्वियसली 1 साल का टाइम है इनके पास, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होने हैं, तो कोशिश इनकी भी यही होगी कि जितने ज़्यादा पॉपुलर मेजर्स ले सकें। जैसे अभी पेट्रोल प्राइसेस इन्होंने फिर नहीं बढ़ाई थी, लास्ट गवर्नमेंट ने भी नहीं बढ़ाई थी अपने लास्ट टाइम के अंदर, और फिर इस दफ़ा भी इन्होंने नहीं बढ़ाई। तो कोशिश इनकी यही होगी कि जितने ज़्यादा पॉपुलर मेजर्स ले सकें, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेजर्स की तरफ जा सकेंगे, बिकॉज आईएमएफ भी हमारी रिक्वायरमेंट है, और आईएमएफ ने अपनी शराइत भी रखनी है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली एक प्रेशर रहेगा। बट लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड, अगर तो ये वाली गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को ठीक कर पाती है, इकोनॉमिकली चीज़ों को बेहतर कर पाती है, क्योंकि जैसे ये गवर्नमेंट आई है तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं बिज़नेस कम्युनिटी की स्पेशली, कि शायद ये कुछ अच्छा कर दें, बिकॉज इनका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी बिजनेस फ्रेंडली रहा है। तो बिजनेस फ्रेंडली, और अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट के नंबर्स भी आपको याद होगा, 53,000 के लेवल को टच भी इसी गवर्नमेंट के जो है वो टेन्योर में किया गया था। बिल्कुल इसी गवर्नमेंट के टेन्योर में किया गया था, और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी। बट उसके खैर और भी बहुत सारे उस नंबर पे अभी तक तो नहीं गई, बट उसके खैर और भी बहुत सारे रीजंस थे, जिसकी वजह से बीच में कोविड भी आ गया था, उससे पहले भी आपकी थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर भी मसले थे। तो लेट्स सी अब उस लेवल तक वापस 2017 में कोविड नहीं, 2020 में आया था कोविड। अच्छा फैजान साहब, एक चीज़ ये बताइए कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमेशा हमारी मार्केट, हमारी इकोनॉमी, या हमारी जो एक परफॉर्मेंस होती है उसको हर्ट ज़रूर करती है। तो हर मुल्क के लिए ये ज़रूरी होता है, या पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादा सीन जो है वो कंटिन्यूस रहता है? आई थिंक पाकिस्तान में पॉलिटिकल नॉइज़ ज़रा वैसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर रीजनल कंट्रीज़, बिकॉज नॉर्मली बाकी कंट्रीज़ में जो है वो गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर पूरा करती हैं। पाकिस्तान में कम ही गवर्नमेंट्स रही हैं जिन्होंने अपने टेन्योर को पूरा किया। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में ज़रा पॉलिटिकल नॉइज़ ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से एक अनसर्टनिटी रहती है, और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो यस, कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ वी हैव बीन मोर प्रोन टू पॉलिटिकल नॉइज़,
बट एक्सपेक्टेशन यही है कि जमहूरियत आगे जाके मजबूत होगी और चीज़ें जो है पॉलिटिकल साइड पे ज़रा बेहतर हो जाएंगी। जमहूरियत मजबूत होगी और पॉलिटिकल साइड पे बेहतर हो जाएंगी, आप समझते हैं? अब प्रोफेसर साहब से पूछती हूँ, एफडीआई के हवाले से बात करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन और ख़ासकर हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे मैच करेगी और हम कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे इसको? देखिए, जैसे उन्होंने बात की कि अच्छा बिज़नेस के लिए जो है ना पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, वो सिग्नल लेता है बिजनेस। अब इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्ट करना है तो वो कम से कम उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग करेगा, कोई 30 साल की वो या 20 साल की या 10 साल की कम से कम वो उसको सर्टेनिटी चाहिए होती है कि मुझे ये पॉलिसी मिलेगी। तो जब आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है और ख़ास तौर पे वो उसमें पॉलिसी अनसर्टेनिटी पे आ जाती है, तब बिज़नेस के लिए प्रॉब्लम हो जाता है फ्यूचर के सिग्नल्स लेने का कि भाई अब क्या आगे का होगा। तो जैसे पिछली गवर्नमेंट ने भी 8-9 महीने जो है IMF गए नहीं गए उस सिलसिले में जो है बिज़नेस ने काफ़ी हट किया। अभी भी ये चाहिए इस गवर्नमेंट को भी कि जल्द से जल्द अपना एक ट्रैक पता चल जाए, चाहे IMF में जाना है तो ये होगा की मीटिंग तो शुरू हो रही है इसी वीक की। सो वो जो भी हो बिजनेस हाँ। को एक आइडिया हो जाए कि भाई किस तरह से फ्यूचर में आएगा। तो जहाँ तक दूसरी है कि इस वक्त तो दुनिया भर में एक अनसर्टिनिटी मौजूद है, तो जो वो चीज़ भी ऐड इन कर रही है। और प्लस ये कि यहाँ पे जो आपका रिस्क जो है, जो पॉलिटिकल रिस्क आपका इकोनॉमिक रिस्क वो काफ़ी हाई है। उस तरह का नॉर्मली जो FDIs जब आ रही होती हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि कंपैरेटिवली वो रिस्कीनेस कैसी है दूसरे मुल्कों के बनस्बत। तो आपका कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों, लेकिन आपकी पॉलिटिकल रिस्क अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट शाय ऑफ हो जाती है और वो जल्दी निकल भी जाती है। तो इस वजह से जो है हमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी हो और जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उसको चलाना चाहिए, और ताकि ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक सही डायरेक्शन मिले कि फ्यूचर में वो क्या देखते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें, फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़ें जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सचेंज रेट इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्ट रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर डायरेक्शन जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, ये सब चीज़ें अगर डिटरमिन हो जाती हैं या अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है तो मेरे ख्याल से स्टॉक एक्सचेंज भी बढ़ेगी, डॉलर भी होगा और आपका करंट अकाउंट का प्रेशर भी कम हो जाएगा। अच्छा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसा कि फैज़ान ने कहा कि हमारे साथ ये ज़्यादा सीन होता है, और आपने कहा कि पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। पॉलिसीज़ क्या उनकी कंसिस्टेंसी आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में मुमकिन है? क्योंकि हमेशा से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब पॉलिसीज़ बनाई जाती है, अगर हम वेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो है वो जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो उनकी एक कंटिन्यूस रहने की जो एक ज़मानत है वो दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के आते ही उसमें चेंजेस आ जाते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे रख के नहीं बनाई जाती, या फिर उनमें कोई अपने फ़ायदे होते हैं। प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। देखें, इस वक्त तो अगर हम देखें IMF के पास जब जा रहे हैं, IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वो एक ख़ास तरह की पॉलिसी चाहता है, तो उसमें तो हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए होते हैं। तो होपफुली पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर IMF के प्रोग्राम में हम चले जाते हैं तो वो कंसिस्टेंसी, वो पॉलिसी की खास तौर पे जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो आपकी जो है डिसिप्लिन, वो ज़रा कायम रहेगा। तो अच्छा, उसके बाद जो है असल में मसला ये होता है क्योंकि पॉलिटिकल साल है ये, तो ये गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो आवाम को देती है या पॉलिटिकली जो है जो उसमें पैसा डेवलपमेंट फंड्स में करती है, उसका इफेक्ट देखना होगा कि वो कितना IMF के साथ निगोसिएशन में ये रूम बना लेती है कि वो कितना डिसिप्लिन कायम रखती है। तो वो सारा डिटर्मिन करेगा मेरे ख्याल से इस निगोसिएशंस पे। राइट, चलें जी, मजीद बात करते हैं। फैज़ान, मैं आपसे इंटरनेशनली ऑयल के बारे में पूछना चाहूँगी, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,33,500 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,14,460 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पराउंड $1,978.85, ऑयल WTI पर बैरल 107.3, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 112.3। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 196.5, सेलिंग वाज 199 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 237 रुपीज़, सेलिंग वाज 239.5। US डॉलर बाइंग रही 183.5, सेलिंग वाज 185.2। चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 48.7, सेलिंग वाज 49.4 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग एट 49.7, सेलिंग वाज 50.4। कुवैत दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.95, सेलिंग वाज 394.98।
ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली हम ऑयल प्राइस में आज कुछ माइनर सी गिरावट देख रहे हैं। इट मींस कि यहाँ से अगर चीज़ें एप्रिसिएशन की तरफ जाएंगी तो नेगेटिव हो जाएगा ऑयल प्राइसेस में। जितना ज़्यादा ऑयल जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शो करेगा उतना ही इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर दानिश साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद बात करेंगे। फैज़ान, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस क्या ट्रेंड देख रहे हैं फर्दर? आई थिंक जब कोविड के बाद से दुनिया वापस से खुली थी तो एक डिमांड जिस तरीके से आई उसकी वजह से वैसे ही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो एक अपवर्ड मोमेंटम के अंदर थी। फिर जो रशिया यूक्रेन वाली वॉर हुई उसने उसको थोड़ा सा और ज़्यादा पुश कर दिया। अभी भी चीज़ें ज़रा ग्लोबल फ्रंट पे थोड़ा सा अनसर्टेन ही हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो अभी तक उनके अंदर उस तरीके की गिरावट नहीं आ रही जिस तरीके से वो बढ़ी थी। अभी आई थिंक वो स्टेबल होती हैं या फिर थोड़ा सा और बढ़ जाती हैं। कभी कभी कोई डाउनवर्ड ट्रेंड आता भी है तो वो हल्का फुल्का एक करेक्शन आके और फिर वो वहाँ पे रुक जाता है। तो फॉर राइट नाउ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आर ऑन एन अपवर्ड मोमेंटम। जब तक ये ऊपर रहेंगी तब तक एक ऑब्वियसली हमारे लिए तो ज़्यादा ख़राब है क्योंकि हम एक ऑयल इंपोर्टिंग व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? आप समझते हैं कि यूक्रेन एंड रशिया एक वो रीज़न है, अनदर वन इज़ कुछ ग्लट सप्लाई का इशू था और जब उसको ओपेक ने जो है वो काफ़ी हद तक एक हम कह सकते हैं कॉशियस किया या टाइट किया तो फिर उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स आए। क्या बिल्कुल वो सप्लाई के इश्यूज भी थे, बट असल जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जब बढ़ना शुरू हुआ था वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ था। उससे पहले कोविड के बाद जब दुनिया खुली थी तो एक्चुअली डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं थी। ओपेक की तरफ से सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी रिक्वायरमेंट थी। और फिर जो है वो ऑब्वियसली जब डिमांड खुली तो उसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई। फिर जब ये रशिया यूक्रेन वाली वॉर हुई तो रशिया के एंड से जो ऑब्वियसली ऑयल जाता था वो भी उसकी ऊपर भी एक अनसर्टेनिटी आई जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस और बढ़ गई। तो ये सारे चीज़ें मिला के एक आई थिंक कॉम्बिनेशन में ऑयल प्राइसेस को डिफाइन करती हैं जो कि राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं। ये राइजिंग ऑयल प्राइस का ट्रेंड हम कब तक देख रहे हैं फैज़ान? क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि कहा ये जा रहा था कि मार्च अप्रैल तक ऑयल प्राइसेस जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अगेन एनालिटिकल व्यू, फिर प्रोफेसर साहब मेरे एनालिस्ट से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ इसके बारे में बताइए। देखें ये तो ग्लोबल चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। एनालिस्ट आई थिंक ज़्यादा बता सकते हैं कि कब तक ये रह सकते हैं। चलें उनसे भी उनका टेक लेंगे, लेकिन पहले ये बताइए आप कि अगर इसका इम्पैक्ट ईएनपी सेक्टर पे अगर लोकल मार्केट की बात की जाए और स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा? ईएनपी सेक्टर के ऊपर वैसे तो ऑयल प्राइसेस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सर्कुलर डेट का इशू पिछले दिनों में रहा है, पिछले कुछ सालों में रहा है, उसकी वजह से ईएनपी सेक्टर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। अब कल ईएनपी सेक्टर के अंदर अपर लॉक्स लगे थे, वो कोई ऐसी न्यूज़ आती है मेनली न्यूज़ जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड अगर कोई भी मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर देती है स्टॉक प्राइसेस को ईएनपी सेक्टर के। बट ऑयल प्राइसेस जो बढ़ती हैं उसकी वजह से हमने नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा उनके अंदर इम्पैक्ट आया हो। ऑयल प्राइस अगर 10% से बढ़ रही है तो यहाँ पे ऑयल स्टॉक्स जो है 1-2% से बढ़ रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है फैज़ान, अगर पावर के हवाले से स्टॉक्स के हवाले से बात की जाए या फिर डिफरेंट चलें स्टॉक्स के बारे में बात करें? ये जब रिजीम चेंज हुई है तो इसका एक इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव आया है, मार्केट के अंदर लेवल्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए। बिल्कुल रिजीम का एक इम्पैक्ट आया है, लोगों को काफ़ी होप्स थे नई वाली गवर्नमेंट से बिकॉज ये बिजनेस फ्रेंडली रह चुकी है इन द पास्ट, जिसकी वजह से एक जो सडन रिएक्शन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है। अब उसके बाद एक लेवल तक आने के बाद अभी भी मुस्बत रुझान ही है मार्केट में, बट लोग थोड़ा सा अब कॉशियस भी हुए हैं। पिछले 1-2 दिन में जो हम देख रहे हैं मार्केट एक ही लेवल के ऊपर स्टेबल हो गई है क्योंकि अब इकोनॉमी को भी लोगों ने देखना शुरू किया है। वो जो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो होता है, जो एक फौरन ही जो रिएक्शन आ जाता है या यूफोरिया जो क्रिएट होता है, आई थिंक वो यूफोरिया अब थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है और लोगों ने एक्चुअली इकोनॉमी को देखना शुरू किया है कि आपके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए थे, आपकी ऑयल प्राइसेस भी नीचे नहीं आ रही हैं, कोल प्राइसेस भी नीचे नहीं आ रही हैं, इंपोर्टिंग कंट्री हैं हम, तो वो उन चीज़ों का इम्पैक्ट भी अब लोगों को थोड़ा सा याद आना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से हमने 2 दिन में थोड़ी सी मार्केट के अंदर करेक्शन देखी है। बट ओवरऑल पीपल आर होपफुल फ्रॉम दिस न्यू गवर्नमेंट कि ये न्यू गवर्नमेंट जो है वो मार्केट फ्रेंडली होगी और बिजनेस फ्रेंडली होगी। राइट, चलें जी प्रोफेसर साहब आपसे बात करते हैं। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का ट्रेंड जो कि फैज़ान ने भी कहा कि अब थोड़ा सा अभी तो स्टक ही दिखाई दे रहा है, क्या समझते हैं आप? ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है? इसमें 2 चीज़ें हैं ना, एक तो सप्लाई साइड और एक डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड जैसे उन्होंने बताया कि इस वक्त सप्लाई साइड के अंदर यूक्रेन वॉर जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ओपेक का जो है वो इम्पैक्ट है, और दूसरा ये कि जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड साइड की साइड पे ना कोविड की वजह से चाइना में जो है उनकी जो स्लो डाउन हुआ है थोड़ा सा इकोनॉमी को, तो वो दैट कुड बी अ सिग्नल के थोड़ा सा ऑयल
प्राइस जो है या तो स्टेबल रहे या उस तरह से मोमेंटम ना हो। अभी एक दूसरी चीज़ अभी और आ रही है कि जो शंघाई पोर्ट्स है उसके अंदर जो है वही कंजेशन शुरू हो गई है, जिस तरह पहले सप्लाई चेन का प्रॉब्लम था कोविड के। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो कमोडिटी प्राइसेस तो शायद बढ़ जाएं, क्योंकि जिस तरह पिछले अगर थोड़े अरसे पहले जब आपका पूरा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी तो पूरी आपने देखा कि वर्ल्ड ओवर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ऑयल का जो है जहाँ तक है कि ये डिपेंड करेगा कि ये डिमांड साइड फैक्टर कितना फैक्टर इन करेगा इस चीज़ में। ये तो कांस्टेंट है, ये तो वॉर चल रही है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन ये कि ये अगर स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी ड्यू टू कोविड, चूँकि चाइना इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी, तो अगर वहाँ से स्लो डाउन हो रही है तो उसका इफेक्ट कितना आता है प्राइसेस पे, ये ज़रा देखना पड़ेगा। तो अभी तो ये है कि ऑयल आप ये नहीं कह सकते कि वापस आएगा, जैसा कोई कह रहे हैं कि वो वापस चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वापस इस तरह से आएगा फिलहाल अभी तक, अनलेस के ये कुछ सेटलमेंट इस तरह की हो जाए, वॉर के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। हाँ, तो और या ये कि अगर इकोनॉमी कोविड की वजह से अगर कोई वर्ल्ड ओवर रिसेशन और नंबर्स बहुत ख़राब आए अगर चाइना की इकोनॉमी के या दूसरे, शायद उसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड साइड की वजह से शायद आ जाए, लेकिन वैसे तो मुझे नहीं लग रहा अभी इस तरह से फ़ौरन नीचे आने का। अच्छा प्रोफेसर साहब, लोकल अगर बात की जाए तो हमारी इकोनॉमी की अभी क्या नीड्स दिखाई देती हैं? इस जो एक सिचुएशन दिखाई दे रही है इसके अंदर नीड ऑफ द आवर क्या दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहला तो जो हमारा स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स है ना, वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की। जैसे आपने करंट अकाउंट डेफिसिट है आपका, ये चीज़ें सिग्नल देती हैं इकोनॉमी को, इन्वेस्टर्स को। ये डॉलर पे प्रेशर डालती हैं, ये एक्सचेंज रेट पे, ये आपका इस पे इंटरेस्ट रेट्स का होता है। तो पहले तो अपना जो डिसिप्लिन है, फिस्कल डिसिप्लिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो ये गवर्नमेंट उस तरह से रहती है और पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू आपने इस तरह से जैसे जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के पे इस तरह से हम कर रहे होते हैं, वो अगर नहीं करती और डिसिप्लिन रखते हैं और जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहती है, तो फिर ज़ाहिर बात है इकोनॉमी में एक मोमेंटम तो है। आप देखें एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और आज से नहीं, मतलब ये पूरे साल से 9 महीने की एक्सपोर्ट्स की फिगर्स आई हैं, ऑलमोस्ट 27-30% के करीब इंक्रीज़ हुआ है। 7 बिलियन नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपने अचीव किया है। सो बहरहाल तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे, पॉलिसी स्टेबिलिटी हो तो ये बिल्कुल कंटिन्यू रहे। मैंने वही बात की कि यहाँ पे बिजनेस को जो है ये नहीं चाहिए कि आप पॉलिसी क्या कहते हैं, बिजनेस को चाहिए कि जो पॉलिसी आप रखते हैं वो स्टेबल हो, वो प्रिडिक्ट कर सके, प्रिडिक्टेबल हो। और अच्छा, आपने इतने सारे सेक्टर्स की पॉलिसी हमने देखी है कि अभी प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर की पॉलिसीज दी हैं और जिनके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए, लेकिन एक सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिसकी डिमांड है कि एक अच्छी पॉलिसी आ जाए, उसमें कुछ चंद ही सेक्टर हैं जिनको फोकस किया गया, बाकी और एक्सपोर्ट्स की नहीं दी गई पॉलिसी। तो उसके ऊपर प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए, अब आईटी की इन्होंने दी थी पॉलिसी, तो आईटी में और जो इन्होंने जो ट्रांजैक्शन का जो निज़ाम है उसको ज़रा बेहतर कर दिया था। आईटी के अंदर 2 बिलियन प्लस की उनकी परफॉर्मेंस हुई है। हाँ, ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की तरफ सेंटर्ड है, और टेक्सटाइल की ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है। हमारी जो ज़्यादातर जो ग्रोथ टेक्सटाइल में होती है यूरोप और यूएसए के अंदर होती है, तो वो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी से एक तरह से लिंक्ड हो जाती है। तो टेक्सटाइल पे थोड़ा सा फोकस है, और वो इतनी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप कह रही हैं ना कि बहुत, जैसे हमारी इंपोर्ट में अब्रप्टली इजाफा होता है, ऐसा आप एक्सपोर्ट में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वो इनइलास्टिक, बहुत इलास्टिक है। हमारी जो है लो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है, तो अगर हम थोड़ी सी भी कॉस्ट बढ़ा देते हैं किसी वजह से, तो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश चली जाती है, आपकी एक्सपोर्ट इंडिया चली जाती है, चाइना चली जाती है। सो वो चीज़ जो आप कह रही हैं कि जैसे इंपोर्ट जिस तरह बढ़ रही है उस हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सप्लोड हो, तो वो ऐसा मुश्किल है। जब तक हम हाईटेक या उसमें आईटी में हो सकता है, या आप कोई हाईटेक सेक्टर में जाएं, या आप ऐसे सेक्टर में जाएं जिसके अंदर जो है आप अपना जो है प्रीमियम पे अपनी चीज़ें बेच सकें, जिसमें आप इनइलास्टिसिटी हो, जिसको हम इकोनॉमिक्स के ज़माने में कहते हैं। तो वो चीज़ जो है अभी तो फिलहाल नहीं है पाकिस्तान की जिस तरह से ये। तो इस वक्त अगर आपको मैनेज करना है तो आपको इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, और उसका तरीका यही है कि आप एक्सचेंज रेट को जो है, थोड़ा सा मुश्किल फैसला है, लेकिन इसको आपको एक्सचेंज रेट ही एक तरीका है जो दुनिया में रह जाता है फेटअप और दूसरी चीज़ों के बाद जो है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली तो आप इंपोर्ट्स को कर्टेल नहीं कर सकते, ड्यूटीज़ हैं और एक्सचेंज रेट है, तो आप उसके थ्रू आप मैनेज करते हैं। तो अभी तक तो ये है कि उन्होंने छोड़ा हुआ है मार्केट के हिसाब से। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। आप समझते हैं कि थोड़ा सा आर्टिफिशियली इसको थोड़ा सा टाइट किया जाए? मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल ये है, देखें इस वक्त जो ग्लोबली इस वक्त ग्लोबली आप प्राइस से नहीं लड़ सकते। ये मैं आपको बताऊं, आप श्रीलंका को आप देख लें, श्रीलंका में क्या हुआ इस वक्त, आप ये देखेंगे उन्होंने
आर्टिफिशियली थोड़ा सब्सिडाइज किया अच्छा, ये इकोनॉमिस्ट के लिए ये एक सिचुएशन जो आई है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, ये भी एक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आती है कि आपके पास ऐसे जो है वो चीजें मैस हो जाती तो हैं। ग्लोबली जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, दुनिया की कोई ताकत जो है प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती। बिल्कुल। प्राइस को अब अमेरिका को देखें, 7.5% इन्फ्लेशन आपकी फिगर्स आई हैं। यूके में देखें, जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो इंसेंटिव दे सकती है वो थ्रू एम्प्लॉयमेंट की क्रिएशंस पे दे सकती है कि भाई आप जॉब्स क्रिएट करें, ठीक है ना। बिजनेस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, बिजनेस को इनेबल करें, इंटरेस्ट रेट्स को कम करें। ये सारी चीज़ें जो है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कर सकती है, जिससे जो है थ्रू बिजनेस जो है ये इकोनॉमी में जाए। लेकिन ये कि वो उस तरह से, जिस तरह से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट आके, क्योंकि आपकी वैल्यू चेन में तो गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। आप किस तरह से एक चीज़ जो कोई चीज़ बन रही है 150 रुपये में, आप रिटेल में 100 रुपये में नहीं बेच सकते उसको, जब तक कि आपकी वैल्यू चेन के अंदर गवर्नमेंट के पास हिस्सा हो। तो आजकल के वो ज़माने नहीं है। सो थोड़ा सा आवाम को भी देखना पड़ेगा कि ये जो इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, इंटरनेशनल फिनोमेना जो होता है, इसमें दुनिया की कोई गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो है इसको होल्ड नहीं करती है। अक्सर गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट जब देखें, बड़ी बड़ी, आप देखें अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, दूसरे तो ये पास ऑन कर देती हैं। इंडिया का कितने बड़ा रिजर्व है, उसने तो पास ऑन कर दिया। गैस की प्राइसेस आपकी कितनी बढ़ा दी उन्होंने। तो इट मींस कि आप समझते हैं कि आईएमएफ की कंडीशन नो पावर टैरिफ और आईएमएफ कंडीशन भी यही कहती है बेसिकली। बॉटम लाइन तो यही है ना, आईएमएफ पे आप जाएंगे, हम प्रोग्राम में आईएमएफ के तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। फैजान, मार्केट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट परफॉर्मेंसेस देखते हैं, क्या रही परफॉर्मेंस। ओपन रही मार्केट 46,539.59 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 46,746.27, लोअर वॉज 46,275.64 एंड फाइनली क्लोजर 46,333.36 के लेवल पर, यानी कि 206.23 का डिक्लाइन आज की मार्केट में स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 228.62 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 26.76 मिलियन शेयर्स का, एंड वैल्यू इज टू 8.83 बिलियन रुपीस। आज की वैल्यू भी कम दिखाई देती है कल के बनस्बत अगर हम बात करें। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, कल भी यही नंबर्स तकरीबन और यही स्क्रिप्ट्स देखे गए थे, सिर्फ एक स्क्रिप्ट चेंज था, और आज भी वही सिचुएशन दिखाई देती है। सैनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.35 के डिक्लाइन के साथ, 6.14 पे क्लोजर, 18.32 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। जीजीएल सेकंड स्कॉट पे 1.39 का डिक्लाइन देखा गया, 19.36 पे क्लोजर रहा, 18.02 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। लास्टली WTL 0.05 का डिक्लाइन, 1.8 पे क्लोजर, 11.54 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। अभी भी हम कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स में आज जो है वो अगेन जो पार्टिसिपेशन है या वॉल्यूम लीडर्स हैं वो देखे गए। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान से बात करते हैं। फैज़ान, मार्केट की सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? वही वॉल्यूम लीडर्स, वही पेनी स्टॉक्स में दोबारा जो है वो एक आप गिरावट कह सकते हैं या फिर एक्सचेंजिंग हैंड्स कह सकते हैं, आजकल देखा जा रहा है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, नॉर्मली होता यही है कि जब आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को चेंज होते हुए देख रहे होते हैं, जैसे जब नई गवर्नमेंट आई तो सबकी एक्सपेक्टेशंस ये बनी कि इकोनॉमी को आके बिल्कुल चेंज कर देगी या कोई ना कोई चेंजेस आएंगे ऑन द पॉजिटिव साइड। तो जब भी ये होता है तो आपके सिक्लिकल सेक्टर्स जो होते हैं या जो आपके ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो सबसे पहले चलना शुरू होते हैं। आपके वैल्यू स्टॉक्स जो होते हैं ऑब्वियसली उनके अंदर तो वैल्यू वो तो पहले भी होती है, वो बाद में भी उसी तरीके से वैल्यू होती है, बट ग्रोथ सेक्टर्स जो होते हैं, सिक्लिकल स्टॉक्स जो इकोनॉमी के साथ मूव करते हैं, जो इकोनॉमी के बेहतर होने की वजह से बेहतर होते हैं, उन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आती है। तो हमने भी यही देखा था जैसे ही ये गवर्नमेंट आई या पिछली गवर्नमेंट हटी तो जो सबसे ज़्यादा जिन स्टॉक्स के अंदर एक्टिविटी आई है, जो जिन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया, दोज वर द स्टॉक्स जो कि ग्रोथ स्टॉक्स थे, जिनके अंदर हम अभी भी वॉल्यूम देख रहे हैं। तो वो उनमें अगर आप इंक्रीमेंट देखें या जितने ज़्यादा वो बढ़े हैं कंपेयर टू वैल्यू स्टॉक्स तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। मतलब कुछ ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर 20-25% का इंक्रीज़ आ गया है पिछले कोई 1-1.5-2 हफ्ते के अंदर। राइट। तो इसका रीज़न यही था कि लोग जब इकोनॉमी को बेहतर होते हुए देखते हैं तो वो सबसे पहले सिक्लिकल स्टॉक्स को बेहतर होते हुए देखते हैं। तो उनके अंदर एक्टिविटी आई, उन्हीं के अंदर बाइंग चल रही थी। फिर अब हम 2 दिन से देख रहे हैं कि लोगों को ज़रा अब और उसके साथ ही जहां वो अपने अपने महकमों में मुझे यकीन है कि बड़ी मेहनत और जांफिशानी से काम करेंगे, इस ईवान की कार्रवाई में भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। साथ ही आज गुजर खान बार के मुअज़्ज़ज़
अरकान हमारी गैलरी में मौजूद हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मौलाना साहब, मैं लीव एप्लीकेशन ले लूँ आफ्टर द लीव एप्लीकेशन, उसके फौरन बाद डॉक्टर रमेश। ये नाज़रीन आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुका है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो चुका है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलवक्त इतना ही। जल्दी बेहतर हो जाएगी, या फिर कोई इस तरीके के मेजर्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट के एंड से जिसमें नज़र आएगा कि हाँ हम बेहतरी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वो डायरेक्शन में भी अगर मूव कर रहे हैं तो वो सिक्लिकल स्टॉक्स जो है वो सबसे पहले चलेंगे, उसके बाद जो है वो वैल्यू स्टॉक्स चलना शुरू होंगे। तो अगर तो इन्वेस्टर्स के एंड से देखा जाए, अगर उनको क्विकली को रिटर्न्स चाहिए तो आई थिंक सिक्लिकल सेक्टर्स आर दी बेस्ट एट द मोमेंट। बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के ऊपर देखते हैं तो वैल्यू स्टॉक्स ऑब्वियसली दे आर एट द चीपेस्ट मल्टीपल्स और वो परफॉर्म। मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए वो इन्वेस्टर जो अभी इंटर होना चाह रहे हैं उनके लिए, और जो ऑलरेडी मौजूद हैं और ये थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन विटनेस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने उन्हीं के हिसाब से स्ट्रैटेजी बताई कि इस टाइम पे दे शुड बी लुकिंग एट सिक्लिकल स्टॉक्स। और सिक्लिकल स्टॉक्स अगर आज के दिन की बात करें तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन जो आ रही है उस करेक्शन का फायदा उठाएं। उसी थोड़ा सा करेक्शन वेट कर लें या तो करेक्शन को थोड़ा सा एक दो और दिन के अंदर आई थिंक ये करेक्शन खत्म हो जानी चाहिए। तो इस एक दो दिन का टाइम है, उसके अंदर सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर बाइंग करके क्विक रिटर्न्स जो है वो वहाँ से कमा ले, और फिर जब एक दफ़ा रिटर्न कमा लेते हैं वहाँ से तो फिर उसके बाद वैल्यू स्टॉक्स के अंदर ऑब्वियसली आ जाएं, और वो स्टॉक्स जिनके चीपेस्ट मल्टीपल्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके साल डेढ़ साल 2 साल के लिए भूल जाएं, और यहाँ से एक्सेप्शनल रिटर्न्स बन सकते हैं मार्केट। अच्छा फैजान, अभी IMF की मीटिंग भी स्टार्ट हो रही है, US में एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी होगी, तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आएगी तो क्या मार्केट इम्पैक्ट करेगी इसका? क्लैरिटी का इम्पैक्ट हमेशा बेहतर ही होता है मार्केट के ऊपर। जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो उसका इम्पैक्ट ख़राब होता है, या जब भी नॉइज़ होता है तो उसका इम्पैक्ट ख़राब होता है। तो आई थिंक अगर IMF के एंड से कोई भी जो व्हाटएवर इज़ फाइनलाइज्ड, अगर तो चीज़ें कोई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं तो उसका एक छोटा मोटा इम्पैक्ट आता है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, बट दैट इज़ द टाइम टू बाय इन द मार्केट, और वहाँ पे बाय करें। उसके बाद स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी इज़ समथिंग विच वी ऑल लाइक एंड विच द बिजनेसेस ऑल लाइक। तो एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर मार्केट परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी। पॉलिसी रेट का भी बात करते हैं। पॉलिसी रेट ऑब्वियसली हायर साइड पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि पॉलिसी रेट जो है वो अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली उसको भी एक कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, अब जबकि पॉलिसी स्केड्यूल भी अनाउंस हो चुका है नेक्स्ट ईयर के लिए, फिस्कल ईयर के लिए, क्या उम्मीदें हैं, कहाँ या किस ट्रेंड को जो है वो फॉलो करते हुए दिखाई देगा? फिलहाल तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन हायर साइड पे ही है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो फर्दर तो ना बढ़े, अभी फिलहाल तो इन्हीं लेवल्स पे ही रुकें, लेकिन आगे जाके फौरन से बाद, ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो पीक आउट कर चुके हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा रूम अपर साइड पे है। मार्केट की 13.25 तक आप कह रहे हैं कि पहले हो चुका है तो अभी भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली वो लेवल तो नहीं है, हो सकता है उससे ज़्यादा हालात ख़राब हो या उससे कम ख़राब हो, बट अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर चुके हैं। वंस द इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट तो उसके बाद होता ही है कि मार्केट में जब लोगों को ये समझ आ जाता है कि इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से और नहीं बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो मार्केट के अंदर पैसा फ्लो करना शुरू कर जाता है। उसमें होता ही है कि अब ये और नहीं बढ़ेंगे, और अब ट्रेंड जो है ना वो आगे जाके डाउनवर्ड पे आ जाएगा। तो जब वो कर्व नीचे की तरफ मूव करना शुरू होता है तो आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे लोगों के पैसे जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। इस कर्व की आपने बात की, तो टेक्निकल टर्म्स में मार्केट के नंबर्स कहाँ देख रहे हैं आप? टेक्निकल टर्म्स में मार्केट के आप इंडेक्स के नंबर्स की बात कर रही हैं। टेक्निकल्स की तो ऑब्वियसली वो चार्ट्स होते हैं, उसके टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, व्हिच इज समथिंग राइट। 46,000 के लेवल से मैं चाह रही हूँ कि आप सपोर्ट लेवल बता दें मार्केट का। मार्केट का सपोर्ट लेवल आई थिंक अगर ये करेक्शन आती है तो मैं करेक्शन देख रहा था मैक्सिमम साइड पे 1000 पॉइंट्स की इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। तो उसमें से अगर आज 200 पॉइंट आ गए हैं, कल थोड़े बहुत आ गए थे, तो फिर 400-500 पॉइंट की अगर और आती है दैट विल बी अ वेरी गुड टाइम टू बाय। Not necessarily कि मार्केट वहाँ तक आए, but if it comes to that level, it will be a very good time. Right. चले जी, come to प्रोफेसर साहब,
चीज़ें जो है वो अब सेटल डाउन हो रही हैं, और अभी भी हमने जब स्टार्ट किया है प्रोग्राम तो उसके अंदर जो टॉपिक्स उठाए हैं तो वेल कवर्ड अभी हमने चीज़ें कर ली हैं। लेकिन प्लीज़ ये भी बताइए कि जो स्ट्रैटेजी आपने कहा था कि अभी मार्केट के अंदर, इकॉनमी के अंदर ओवरऑल पॉलिसी रेट के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से ये चीज़ें इशूज़ रखती हैं, तो एक चीज़ आपने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम पॉइंट आउट की थी कि हमें बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ाना होगा। बिजनेसेस समझते हैं क्या हमारी इन्वायरमेंट इतनी फ्रेंडली है कि बिजनेसेस बढ़ सके, और ख़ासकर जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है और काफ़ी एक फ्लरिश भी कर रहा है ये ट्रेंड, हम देख रहे हैं न्यू जो है वो काफ़ी बिजनेसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या ये ट्रेंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा हमारे पाकिस्तान के अंदर? देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। आप अभी देखें, अगर आपकी मार्केट 4 या 5 की पी पे ट्रेड हो रही है तो आप समझें कि आपकी फंडामेंटली कितना पैसा बना रहे हैं इस वक्त। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फ़र्क ये जो प्रॉब्लम है वो अनसर्टेनिटी का है। इन अनसर्टेनिटी की वजह से जो है इन्वेस्टर जो है वो शाय हो जाता है। वो इन्वेस्टर जो है बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के बजाय वो रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो अगर ये अनसर्टेनिटी रिमूव हो जाती है, पॉलिसी की सर्टेनिटी आ जाती है, तो बिज़नेस में ग्रोथ आएगी। ज़ाहिर बात है, इसमें जो है जितनी अपॉर्चुनिटी इस वक्त मुल्क के अंदर है, मेरे ख्याल से दुनिया में और नहीं है कहीं। यानी आप देखें जिस लेवल्स पे इस वक्त मार्केट मौजूद है, तो उस लिहाज से आप 15, 20, 25% तो रिटर्न आराम से बना सकते हैं, इवन अगर आप कोई शेयर बाय करके आप कर लें तो और अगर आप स्मॉल बिजनेस की बात करें तो उनका रिटर्न्स तो और ज़्यादा होते हैं। तो मार्केट के अंदर से तो अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, बाइंग पावर लोगों के पास है इस वक्त। अगर आप 2-3 चीज़ें देखें जिसमें आपकी कार सेल्स हो गई, आपकी दूसरी चीज़ें हो गई, मोबाइल फ़ोन्स की सेल्स हो गई, ये जिस तरह से बढ़ रही हैं तो लोगों के पास बाइंग पावर भी है। अच्छा, लोग कहते हैं महंगाई आ रही है, महंगाई हो रही है, लेकिन ईद आ रही है तो यहाँ पर कितना ज़बरदस्त मार्केटों में रश, और ये एक तो छोटी सी बात है, ये तो वो लोग हैं जो कि कहलाते हैं कि बहुत कम जो है निकलते हैं अपने घरों से। तो ये बात है कि ये इकॉनमी के अंदर जो ग्रोथ आई थी उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, स्मॉल बिजनेस के अंदर पैसा ट्रिकल डाउन हुआ है और वो पैसा यूज़ हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत बेहतर है। सिर्फ जो पॉइंट ये है कि वो अगर वो अनसर्टेनिटी का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए और गवर्नमेंट क्लियर डायरेक्शन अपनी दे दे, तो उससे जो है ना एक बड़े बिजनेस और उसके बाद छोटे बिजनेस और इस तरह से ट्रिकल डाउन एक इफेक्ट आएगा। राइट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये कि जैसे इस वक्त मेरे नहीं ख्याल कि इस पी के अंदर जितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट मौजूद है, तो क्या वजह है कि क्यों नहीं बाइंग हो रही? कोई सवाल कर सकता है। मतलब एक बहुत लॉजिकल सवाल है। या तो आप ये कहते हैं कि कंपनीज की प्रोजेक्शंस अच्छी नहीं है कि चलें जितना तो हो रही है सर, लेकिन वो मतलब जिस लेवल पे होनी चाहिए, यानी जिस पी पे इस वक्त खड़ी हुई है मार्केट, उस पॉइंट पे कोई सवाल ये कह सकता है ना कि भाई या तो आप ये कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर फंडामेंटली वीक हो रही है कंपनीज, कैश फ्लोस का प्रॉब्लम है क्या है, लेकिन अगर वो सब देखें तो वो भी सही है। इस वक्त पिछले साल हाईएस्ट इस वक्त 900 अरब का जो है उन्होंने कंपनीज ने रिटर्न्स दिए हैं। सो तो जो वजह सिर्फ वही है कि पॉलिसी सर्टेनिटी अगर आ जाती है मार्केट के अंदर, तो ये बहुत सारी चीज़ें, रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएंगे। जब रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि फिर इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल कि ये कोई माइक्रो लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी सिस्टमेटिक लेवल पे, सिस्टमेटिक चीज़ अगर सॉल्व हो जाती है, सो आई थिंक इट विल गेट इम्प्रूव्ड। सिस्टमैटिक आपने जिक्र किया है, काइंड ऑफ सिस्टमेटिक मीन्स के जो सिस्टम में पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके अंदर जो है अगर एक डायरेक्शन बिजनेसेस को मिल जाती हैं तो वो चीज़ बहुत सारी अनसर्टेनिटी को कम कर देती है, रिस्क को कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने डिसीजन सही ले सकते हैं। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी कुछ अनाउंसमेंट की गई है, जैसे कि अभी डैम की बनने की जो है वो बताया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो है वो होना चाहिए। क्या समझते हैं आप, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, और ओवरऑल अगर देखा जाए मुल्क के अंदर एक्टिविटीज़ का बढ़ना ही जमानत होता है ना इकॉनमी की? बिल्कुल। इस वक्त तो आप ये देखें कि स्टील की, सीमेंट की जो आपकी डिमांड है इस वक्त कितनी हाई, इस वक्त जो है स्टील, आई डोंट नो कि हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे इस वक्त स्टील मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटीज हो रही हैं। अच्छा, ये पॉइंट वैलिड है वैसे, क्योंकि आप जारी बात आप ये देखें ना, इस वक्त अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउस देखें या कोई भी प्रोजेक्ट को देखें तो वो इतनी बढ़ चुकी है। बोलते हैं इतना महंगा हो गया है स्टील, बहुत ज्यादा हायर साइड पे, लेकिन एक्टिविटीज आपने सही पॉइंट आउट किया, एक्टिविटीज हो रही हैं। तो दैट मीन्स के लोगों के पास, लोग कर भी रहे हैं काम, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, जिससे जैसा डैम की बात की है, दूसरी चीज़ें, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी हो रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आ रहा है, लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बहुत बनाए। तो एक्टिविटी जिस तरह से हो रही है वो मतलब एक बहुत अच्छा हौसला अफजा बात है। और ख़ास तौर पे अब जो नई गवर्नमेंट आई है,
ये तो हमेशा से क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली रही है, तो आई वुड एक्सपेक्ट के रियल एस्टेट मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट और कोई इसमें जो है अगेन ना कोई ये सर्कुलर लाइन, कोई इस टाइप का, हाँ, तो वो- मोटरवेज टाइप का। हाँ, तो वो एक्टिविटीज़ की वजह से ये आपकी ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम करेगा। मेरा अपना Further. क्योंकि इनका हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। असल में मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऐलानात क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड ट्रैक ऐसा रहा रिकॉर्ड है, अच्छा रहा है, तो आप इसकी समझते वजह हैं से कि ये सेक्टर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा। अच्छा, एक और आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया, तो फिर मैं फैजान से पूछने से पहले आपसे पूछ लूँ, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लैक कर रहे हैं। जितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जितना हमारी बोलते हैं ना सर धर की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी लैकिंग है। इसी वजह से इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन के थ्रू बहुत बढ़ रही है। असल में देखें, एग्रीकल्चर, अब वही वाली बात है, एग्रीकल्चर के अंदर मार्केट कंट्रोल्ड है। आपकी सपोर्ट प्राइसेस आप बढ़ा देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी सपोर्ट प्राइस बढ़ जाती है, मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ, तो वो पास ऑन होती है कंज्यूमर को। तो ये, और जारी बात है एग्रीकल्चर में पॉलिटिकल इफेक्ट भी आता है। तो गवर्नमेंट्स अगर आपकी वीट की, शुगर की, आप देखें शुगर की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो अगर आपकी तो जब भी आप कोई बेसिक रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ाते हैं टू इंसेंटिवाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका इफेक्ट जो है फूड इन्फ्लेशन पे हमेशा आएगा। जारी बात है वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो एग्रीकल्चर इस वक्त क्योंकि रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, तो अगर मेरा अपना ख्याल है, हर एक का अपना व्यू है, मेरा अपना ख्याल है कि मार्केट मैकेनिज्म अगर इसको मार्केट पे छोड़ा जाए और इसकी प्रॉपर मार्केट्स बनाई जाएं, जिसके अंदर आपके फ्यूचर्स भी हों इसके अंदर और दूसरी चीज़ें हों, तो और ये सपोर्ट प्राइस का सिस्टम जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही होती है, राइट, उस रिस्क को हेज करने के और भी तरीके होते हैं। थ्रू मार्केट्स भी किया जा सकता है, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। जब आप मार्केट को एक तरह से आप डिसीव कर रहे होते हैं, मार्केट के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको कहीं ना इट्स अ कहीं लॉन्ग डिबेट। इसके ऊपर फर्दर हमें टाइम रिक्वायर्ड है पूछने के लिए। फैजान साहब, एक चीज़ ये कि सब्सिडीज हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते और हमें अलाउड भी नहीं है, क्योंकि वी आर इन द प्रोग्राम। दूसरा ये कि हमारे पास इश्यूज बहुत सारे मौजूद हैं। अब जबकि पेट्रोलियम प्राइसेस, जैसे ओग्रा समरी भेजता है तो उसके ऊपर इतने प्राइसेस होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं नहीं, अभी नहीं करें, पब्लिक को या हमारी जो आवाम है उनको तंग ना किया जाए। आप समझते हैं कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो डिसीजंस तो लेने, लेकिन हम थोड़ा सा उसको पेंडिंग पे ले जाते हैं? कितना ज़्यादा अभी हम ये विटनेस करने वाले आने वाले दिनों में कि ये डिसीजंस ले लिए जाएंगे और इनके ऐसे फर्दर इम्पैक्ट आ जाएंगे? अच्छा, वैसे अगर आप देखें तो कोई भी गवर्नमेंट जब चल रही होती है और उसका लास्ट ईयर होता है, तो वो पॉपुलर मेजर्स लेना शुरू कर देती है, या वो मेजर लेना शुरू कर देती है जो आवाम के तो लिए अच्छे होते हैं। हाँ। अब इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये आई ही एक साल के लिए, उसके बाद फिर से इलेक्शन होने हैं, तो इनको तो ज़्यादा पॉपुलर मेजर्स लेने उस गवर्नमेंट से। आई थिंक ये जो इस दफ़ा प्राइसेस इन्होंने पेट्रोल की नहीं बढ़ाई, विच वाज नॉट लॉजिकल एज सच, बिकॉज वो प्राइसेस बढ़नी चाहिए थी। वो अगर नहीं बढ़ाई हैं तो दैट वाज अ पॉपुलर मेजर एज वेल। ये पिछली वाली गवर्नमेंट ने भी यही वाला पॉपुलर मेजर लिया था। 10 रुपीज़ जो कम कर दिए थे जाते जाते, 10 रुपीज़ कम कर दिए थे, बल्कि उन्होंने तो कम कर दिए थे। इस दफ़ा वाली में और ज़्यादा बढ़ने थे, वो इन्होंने भी नहीं बढ़ाए। तो इस तरीके के पॉपुलर मेजर्स प्रोबेबली ये लोग और भी लेंगे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो PSDP के अंदर जो कट आया था वो भी शायद ये खोल दें, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। तो इस तरीके के पॉपुलर मेजर्स आई थिंक ये गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर लेती रहेगी। अगर आप स्टॉक अब मार्केट इनके लिए प्रॉब्लम ये कि इन्हें 1 साल में 5 साल का काम करके दिखाना है, 1 साल में 5 साल का काम ताकि करके दिखाना है। यू नो आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस हो उतना ज़्यादा सही रहता है। बिल्कुल। और हर किसी की कोशिश भी ये होती है कि अपने आवाम को डिलीवर करें, अगर आप सही से जो है वो आवाम की फिक्र करते हैं। तो पॉइंट ऑफ जो एक डिस्कशन ये है कि अब जबकि डिलीवर करने जा रहे हैं और चीज़ें जो है वो अब चैलेंजेस के साथ हमारे पास मौजूद हैं, तो ये डूबती हुई कश्ती जो है वो इससे कैसे इसको आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा बिटवीन डिलीवरिंग राइट नाउ एंड स्पॉइलिंग इट फॉर द फ्यूचर। मतलब आगे चल के अगर आज की डिलीवरी की वजह से आगे चल के चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो फिर आज थोड़ा सा तकलीफ लेना बेहतर होता है। और अगर इनको लगता है कि आगे चल के चीज़ें संभल सकती हैं इन पॉपुलर मेजर्स को लेते हुए भी, तो फिर जो है वो पॉपुलर मेजर्स लेना। तो आई थिंक एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, आवाम को थोड़ा सा बेनिफिट भी देना चाहिए। टैक्स की कलेक्शन जो कि एक हेल्दी दिखाई दे रही है और अच्छी कलेक्शन विटनेस की जा रही है, क्या फर्दर इसको जो है वो जो बजट आ रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो होपफुली फाइनेंस के जो है वो सरबरा होंगे, यानी कि एडवाइज़र टू फाइनेंस होंगे, तो अब आप ये प्लीज़ ये बताइए कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं? आई थिंक एक चैलेंज होगा इनके लिए, बिकॉज अगेन वो पॉपुलर मेजर्स भी लेने हैं, बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर टैक्सेस भी नहीं लगाने हैं, और IMF की तरफ से प्रेशर भी आएगा कि टैक्सेस लगाने भी हैं। तो एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा अगर तो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा, बिकॉज अगेन जो हमने बात की कि 1 साल में 5 सालों का काम करना है और आवाम को करके भी दिखाना है। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन इन द नेक्स्ट बजट कि किस तरीके से लोग टैक्सेस को मैनेज करते हैं।
टैक्सेस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। और फैज़ान साहब प्लीज़ लास्ट नोट आप बताइएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। अब जबकि टैक्सेस को अगर मेजर किया भी जा रहा है और इसको मैनेज कर रहे हैं, तो टैक्स टू जीडीपी अगर थोड़ी सी पास्ट से विटनेस की जाए तो अभी भी वो जो रेशियो आ रहा है, यानी जो परसेंटेज आ रही है, वो कम आ रही है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? आई थिंक ये तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये इस तरीके से नहीं है कि ये कोई ऐसा मेजर हो जिसकी वजह से ये चीज़ें फ़ौरन ही बेहतर होना शुरू हो जाएं। चीज़ों को कंट्रोल करने में टाइम लगता है। बेहतर हो रही हैं। अगर आप टैक्स नेट देखें तो उसके अंदर, टैक्स बेस देखें तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो वो चीज़ें बेहतर है। बट आई थिंक बाकी चीज़ों को मैनेज करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब लास्ट नोट प्लीज़ प्रोग्राम के लिए, जो ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स या हमारे पास कंडीशन दिखाई दे रही है, इसके लिए लास्ट नोट। नहीं, इसमें तो मैं, जैसे आप बात हो रही है कि इसमें कोई शॉर्टकट मेजर नहीं है। गवर्नमेंट को जो है शॉर्टकट पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप्स की बजाय ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे पाकिस्तान के फिस्कल डिसिप्लिन आए और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है लोगों को फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल, ये मुश्किल है इस गवर्नमेंट के लिए, खासतौर पर इलेक्शन ईयर जैसे बात की है और 1 साल रह गया है, तो गवर्नमेंट के लिए, हाँ, लोग गवर्नमेंट के लिए आसान है कि वो बहुत सारे काम कर लें, लेकिन वो फिर कहते हैं ना, एक लाइन माइंस बिछ जाती हैं वो अगली गवर्नमेंट के लिए जी। तो वो जो अगली गवर्नमेंट होती है और वो इतना हो जाता है कि जैसे आप श्रीलंका का क्राइसिस देख लें, देखने तो बहुत अच्छा है कि आपने सब्सिडीज की है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन में रहते हुए आप गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम करेंगे तो वो सस्टेनेबल होगा, वरना वो नहीं। राइट, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैज़ान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को जितना कंसिस्टेंट रखा जाएगा उसके नताइज जो है वो दूरस्त आएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए चैलेंजेस की, तो वो तो पाकिस्तान हर वक्त ही चैलेंजेस में रहता है और उनसे निमट भी लेता है। तो पॉइंट ये है कि अभी डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे पास पॉलिसीज़ का। दैट्स ऑल। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।